नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसके अंतर्गत जो पोयम है उसके छठे पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और इसकी लेखिका हैं एड्रिन रिच। देखिए, फ्लेमिंगो बुक के अंतर्गत यानी NCERT, ठीक है, तो कोई भी बुक हो आपके पास, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, लेकिन आप अगर NCERT प्रकाशन आपके विद्यालय में चल रहा है, तो जैसे ये मेरी बुक है, ये राजीव प्रकाशन की है, तो हो सकता है आपकी बुक कोई भी प्रकाशन की हो सकती है। तो NCERT पैटर्न के आधार पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप की बुक में टोटल 6 पोयम हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो बुक में टोटल 6 पोयम हैं और यही पोयम आखिरी पोयम है, अर्थात मैंने 5 पोयम पढ़ा दी हैं। ये आखिरी पोयम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद आपको पोयम में एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना। इसलिए एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये आखिरी चैप्टर है पोयम का, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आंट जेनिफर्स टाइगर्स चैप्टर का नाम है। तो आंट जेनिफर के बाद अपोस्ट्रोफी यस लगा है, जिसका मतलब होता है का की के। तो आंट जेनिफर यानी चाची जेनिफर, उसके बाद काकी के यानी चाची जेनिफर के टाइगर्स, और लेखक हैं एड्रिन रिच। चैप्टर के बारे में एकदम सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर सीधा सीधा ये दिखाता है कि विवाह के बाद महिलाओं का जीवन कैसा होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि महिलाओं का जीवन विवाह के बाद संघर्ष से भरा होता है। वो पूरे जीवन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती हैं, बहुत सारा रोक टोक होता है, यानी वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है। तो ये सब कुछ महिलाएं फेस करती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स, तो वो सब कुछ दिखाने का प्रयास इस पोयम में किया गया है। तो आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरी जो बुक है वो राजीव प्रकाशन की है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं वो अपने ऊन से कुछ बना रही हैं, जैसे कि स्वेटर बनाया जाता है ऊन से, स्कार्फ बनाया जाता है ऊन से, और पर्दा भी बनाया जाता है ऊन से। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि आंट जेनिफर जो हैं वो ऊन से एक पर्दा बना रही हैं और उस पर्दे पर उन्होंने एक टाइगर का चित्र बनाया है। कहने का मतलब है कि जो वो टाइगर है वो जिंदा नहीं है, असल में नहीं है, लेकिन उसका चित्र आंट जेनिफर ने उस पर्दे पर बनाया है जिसे वो ऊन से बना रही हैं, ठीक है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि आंट जेनिफर के टाइगर। तो आंट मतलब है चाची से, जेनिफर मतलब जेनिफर उनका नाम है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का की के, और टाइगर्स मतलब होता है टाइगर, तो आप सबको पता है। तो चाची जेनिफर के टाइगर। अब हम आंट को आंट ही बोलेंगे क्योंकि सबको पता है कि आंटी का मतलब चाची ही होता है, तो ठीक है, उसको हिंदी नहीं उसका हिंदी बार बार नहीं बोलेंगे। तो आंट जेनिफर के टाइगर प्रेंस, प्रेंस मतलब होता है उछल कूद करना, उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस आ स्क्रीन, पर्दे पर। मैंने पहले ही बताया ना कि एक पर्दा उन्होंने बनाया है ऊन से, और उस ऊन पर यानी ऊन के पर्दे पर उन्होंने एक टाइगर का चित्र बनाया है। तो स्क्रीन पर अर्थात पर्दे पर आंट जेनिफर के टाइगर प्रेंस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, ब्राइट मतलब होता है चमकदार, टोपाज मतलब होता है पुखराज, तो चमकदार पुखराज की ही तरह डेनाइजन वो नागरिक हैं, वो निवासी हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस हरे भरे संसार के, ठीक है। तो ब्राइट टोपाज चमकदार पुखराज की ही तरह इस हरे भरे संसार में वो भी रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट फियर, दे मतलब वो जो टाइगर्स हैं ना, वो डू नॉट फियर वो नहीं डरते, द मेन उन लोगों से, बीनीथ द ट्री जो ट्री अर्थात पेड़ के बीनीथ नीचे खड़े हैं। तो वो टाइगर जो हैं वो उन लोगों से नहीं डरते जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, अर्थात टाइगर्स पेड़ के नीचे खड़े लोगों से नहीं डरते। दे पेस, वो पेस करते हैं, पेस का मतलब होता है गति में चलना या भागना। इन स्लीक, स्लीक का मतलब होता है आकर्षक। शिवोरलिक, शिवोरलिक का मतलब होता है वीरतापूर्ण। सर्टेनिटी अर्थात निश्चिंतता, अर्थात जिसको कोई चिंता ना हो।
तो दे पेस, वो भागते हैं, जो टाइगर्स हैं वो भागते हैं बड़े ही आकर्षक तरीके से और पूरी वीरता के साथ, सर्टेनिटी, बिना किसी चिंता के। तो वो जो टाइगर्स हैं वो बिना किसी चिंता के वीरतापूर्वक आकर्षक तरीके से भागते हैं। इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो जो टाइगर्स हैं वो बिना किसी चिंता के वीरतापूर्वक आकर्षक तरीके से भागते हैं या फिर खेलते हैं या उछल कूद करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि टाइगर्स वो अपनी मस्ती में चलते हैं, उनको दुनिया से किसी से चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है, तो उनकी चाल बड़ी मस्तानी होती है। ठीक है, अब आगे आंट जेनिफर्स फिंगर्स। अब वहाँ पे टाइगर्स था, यहाँ पे आ गई फिंगर्स। तो आंट जेनिफर की अपोस्ट्रोफी एस लगा जिसका मतलब है का की के। तो आंट जेनिफर की फिंगर्स, उंगलियाँ, फ्लटरिंग का मतलब होता है स्पंदन करना या फिर कांपना या फिर फड़फड़ाना। तो आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ में से होकर गुजरना। हर मतलब उनके, वूल मतलब ऊन में। तो आंट जेनिफर की उंगलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही हैं। क्लियर है। फाइंड इवन, यहाँ तक कि द आइवोरी मतलब होता है हाथी दांत से निर्मित। नीडल मतलब होता है सिलाई या फिर गांव की भाषा में उसको सलाई भी बोलते हैं। अर्थात वो नीडल, वो सुई जिसकी मदद से स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, आप सभी ने देखा है। अगर नहीं देखा तो अपनी माता जी से ज़रूर पूछें कि किस सलाई की सहायता से आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं। ठीक है, तो हम उसको सलाई बोलेंगे। तो फाइंड इवन, यहाँ तक कि द आइवोरी, हाथी दांत से निर्मित सलाई को भी हार्ड टू पुल मतलब होता है खींचना, यहाँ पे उठाने से मतलब है, को उठाना हार्ड, कठिन प्रतीत होता है। यहाँ तक कि उनके लिए हाथी दांत से निर्मित सलाई को भी उठाना कठिन प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी मुश्किल से उस सलाई को उठा पा रही हैं। यानी यहाँ पे वो कहना चाहती हैं कि, चलिए ये आगे खुद कह रही हैं तो मैं नहीं समझाता आपको। देखिए, लेखिका अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए आगे की 2 लाइनों में कहती हैं कि द मैसिव मतलब होता है भारी या वजनदार, वेट मतलब होता है भार, सबको पता है। तो भारी या वजनदार, वेट मतलब होता है भार। ऑफ अंकल के, अपोस्ट्रोफी एस लगा मतलब अंकल के वेडिंग, वैवाहिक बैंड, बंधन का, अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन। ठीक है। सिट्स हैवीली अपॉन मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, सिट्स मतलब बैठ गया है, हैवीली वजनदार तरीके से, यानी भारी पड़ रहा है। आंट जेनिफर्स हैंड्स, आंट जेनिफर चाची जेनिफर के हाथों पर। ठीक है। तो अंकल के वैवाहिक जीवन का जो बंधन है या फिर अंकल का वैवाहिक बंधन का जो भारी वजन है वो आंट जेनिफर के हाथों पर सिट्स हैवीली, भारी पड़ रहा है। अर्थात क्या कहना चाहती हैं कि जो यहाँ पे हाथों से ना, वास्तव में इन हाथों से मतलब है कि जो अंकल का वैवाहिक जीवन का बंधन है वो उनके पूरे के पूरे जीवन पर भारी पड़ रहा है। अर्थात वो अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी हैं। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जिनका विवाह होता है और वो बहुत सारी समस्याओं से गुजरती हैं। कभी कभी कुछ स्त्रियों का परिवार बहुत अच्छा मिल जाता है तो उनका जीवन बड़े ही आराम से कट जाता है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनका परिवार या पति अच्छे नहीं होते और वो उनको बहुत सारे बंधनों में बांध कर रखते हैं। तो उस बेचारी स्त्री का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है या नर्क बन जाता है। वो हमेशा बंधनों में जीती है। उसको कुछ भी करना है तो उसको अपने पति से पूछना है कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं क्या पहनूँ, मैं क्या खाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बोलूँ, मैं किसके साथ घूमूँ, हर चीज़ के लिए उस पर बंधन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो अंकल के विवाह का बंधन है, अर्थात अंकल ने इतने रोक टोक लगा दिए हैं आंटी के ऊपर कि उनके जीवन पर, यानी आंट जेनिफर के हाथ से मतलब है कि उनके पूरे जीवन पर, क्योंकि अभी वो ऊन बिन रही हैं इसलिए हाथों की बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में लेखिका बताना चाहते हैं कि वो वैवाहिक बंधन उनके पूरे जीवन पर भारी पड़ रहा है। अर्थात
वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक चुकी हैं। तो सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो आंट जेनिफर के हाथों पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों पर वो भारी पड़ रहा है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो। तो आंट जेनिफर की उंगलियां जो हैं वो उनके ऊन में फड़फड़ा रही हैं, और यहाँ तक कि हाथी दांत से निर्मित सलाई को भी उठाना या खींच पाना उनके लिए मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि अंकल के वैवाहिक जीवन का जो बंधन है, अर्थात अंकल का वैवाहिक बंधन जो है, उसका भारी वजन आंटी जेनिफर के हाथों पर भारी पड़ रहा है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो वो समझते हैं कि उन्होंने विवाह करके महिला को अपना गुलाम बना लिया, और एक तरह से ऐसा होता भी है, अभी भी हो रहा है, धीरे धीरे मॉडर्न कल्चर आ रहा है, लेकिन ऐसा होता रहा है। ठीक है, कि महिलाओं का पूरा जीवन गुलामी करते ही बीत जाता है, एक तरह से वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे समझाने की, दिखाने की और बताने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जागरूक हों। अब कहते हैं कि व्हेन आंट इज डेड, देखिए अब कह रहे हैं कि व्हेन, जब आंट इज डेड, यानी अब जब आंटी की मृत्यु हो चुकी है, आंटी मर चुकी हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स, तो टेरिफाइड हैंड्स भयाक्रांत हैंड्स, हाथ, तो उनके जो आतंकित या भयाक्रांत हाथ हैं, विल लाई, वो गिर पड़ेंगे। ठीक है, तो टेरिफाइड मतलब होता है आतंकित या भयाक्रांत, तो आप आतंकित बोल सकते हैं। तो हर उनके आतंकित हाथ विलाई, गिर पड़ेंगे या गिर जाएंगे। भाई मृत्यु हो गई तो अब उनके हाथ गिर जाएंगे, अर्थात वहाँ पे हाथों से तुलना की गई थी ना, अर्थात वो अपने सारे चीज़ों से मुक्त हो गई। अब उनको कोई वैवाहिक बंधन का नियम नहीं निभाना, अब वो किसी की गुलाम नहीं है, अब वो आज़ाद हो जाएंगी, अर्थात उनके जीवन से वो जो भार पड़ रहा था वैवाहिक बंधन का, वो छूट गया, ख़त्म हो गया। तो व्हेन आंट इज़ डेड, अब जबकि आंटी मर चुकी हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके आतंकित हाथ विलाई, गिर जाएंगे। स्टिल रिंग, देखिए अभी भी क्या करें कि स्टिल, अभी भी रिंग, उन्होंने अंगूठी पहनी है। विथ ऑर्डियल्स सी वाज मास्टर्ड बाई, विथ ऑर्डियल्स, जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से सी वाज मास्टर्ड बाई, उनको गुलाम बनाया गया था। मास्टर्ड बाई मतलब होता है गुलाम बनाना। तो सी स्टिल रिंग्ड, उन्होंने अभी भी विवाह की जो अंगूठी है उसको पहन रखा है। विथ ऑर्डियल्स, जिसकी मदद से सी वाज मास्टर्ड बाई, उनको गुलाम बनाया गया था। ठीक है, आगे कहते हैं कि द टाइगर्स, वो जो टाइगर्स इन द पैनल, पर्दे पर, दैट सी मेड उन्होंने बनाए थे। सी मतलब उन्होंने, मेड मतलब बनाना। तो पर्दे पर, द टाइगर्स, जो टाइगर्स पर्दे पर सी मेड उन्होंने बनाए थे, उन्होंने पर्दे पर जो टाइगर्स बनाए थे, विल गो ऑन प्रायसिंग, विल गो ऑन प्रायसिंग, अर्थात उनकी मृत्यु से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो निर्जीव है। तो वो कह रहे हैं कि विल गो ऑन प्रायसिंग, वो अभी भी उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड, पूरे गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए, अर्थात विल गो ऑन prancing प्राउड अनअफ्रेड, वो बिना डरे पूरे गर्व के साथ उछलते कूदते चले जाएंगे या उछलते कूदते रहेंगे। तो यहीं पर पोयम समाप्त होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इस चैप्टर की कि आपने इस पोयम से क्या सीखा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो आपने क्या सीखा इस पोयम से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी जिन्हें इस चैप्टर से कोई विशेष सीख ना मिल सकी हो, वो जाके आपके कमेंट पढ़ सकें और वो भी इस चैप्टर से कुछ नया सीख सकें। क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, तो आप अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपके विचारों को भी पढ़ेंगे जाकर कमेंट बॉक्स में, तो वो भी आपके विचारों से संतुष्ट होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।